बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान के माबेन कशीदा सूरत हाल रही और ये कशीदा सूरत हाल जब हमने देखा तो शुरू 1-2 दिन में यही लगा कि ये कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और खुदा न खास्ता इस खित्ते में पाक ईरान जंग की सूरत में एक नई लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि जिस तरीके से ईरान ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हुए एक मकान को निशाना बनाया था पंजगूर बलूचिस्तान में, तो उसके 36 या 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया था और पाकिस्तान ने भी मिज़ाइल दागे सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का सूबा है वहाँ पर, और उस हमले में भी हलाकतें हुईं। ईरान का जो हमला था उसमें जो है वो 3 बच्चों की शहादत हुई, 2 बच्चियां जो हैं उसमें ज़ख्मी हुईं। इसी तरह ईरान पर जो हमला किया जवाबी पाकिस्तान ने, तो उसमें भी ये दावा किया गया कि वहाँ पर जो बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के लोग हैं वो मारे गए हैं, लेकिन ईरान ने कहा था कि उस हमले में बच्चे और ख़वातीन मारे गए। फिर ये सिलसिला हमने देखा कि एक पूरा दिन बीच में गुजर गया जब ईरान ने पहले पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया, लेकिन फिर पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करना पड़ी और उसके बाद फिर हमने सूरत हाल ये देखी कि बहुत जल्द ये मामला ठंडा हो गया। लेकिन ख़दशात जिस तरीके से पिछली वीडियोस में भी मैंने ज़ाहिर किए थे कि कुछ न कुछ ताकतें ऐसी हो सकती हैं कि बीच में गड़बड़ कर सकती हैं। अब गड़बड़ क्या हुई है कि ईरान में नामालूम अफराद के हाथों 9 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो कत्ल किए गए हैं। ताज़ा वाक़या है, 9 पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि वो मज़दूरी करते थे और ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में ये मज़दूरी करते थे। तो इस वाक़ये की तफ़सील पहले मैं आपके सामने रख लेता हूँ, फिर उस पे तज्ज़िया करते हैं कि ये इलाका है सरवान और यहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफ़राद ने कार्रवाई की है। एक वर्कशॉप पे फायरिंग की है जहाँ पर 9 पाकिस्तानी शहरी मौजूद थे। उन सबको कत्ल कर दिया गया है और इस वाक़ये में 3 पाकिस्तानी शहरियों के बारे में ये भी बताया गया है कि वो इस वाक़ये में ज़ख्मी हैं। ये पाक ईरान सरहद के करीबी इलाका है और ये इस इलाके को जो है सरवान कहा जाता है और जिस इलाके में मख़सूस इलाके में ये वाक़या हुआ है इसको सिरकान कहा जाता है। तो ये जो सरहदी इलाका है यहाँ पर पाकिस्तानी शहरी क्या कर रहे थे? पाकिस्तानी शहरी वहाँ पे मज़दूरी कर रहे थे और या जिस तरीके से हम कहते हैं कि ये जो हमारा बलूचिस्तान है और जो ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान है, ये इंतहाई हसास सूबे हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाते रहे हैं। ईरान का इल्ज़ाम है कि जैशुल अदल जो है उसके ठिकाने पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इसी वजह से उन्होंने फिर हमला भी किया मिज़ाइल। पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि जो ईरान का सूबा है बलूचिस्तान, सिस्तान, यहाँ पर बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के लोग मौजूद हैं, बीएलए और बीएलएफ के लोग मौजूद हैं। अब जो वाक़या सामने आ रहा है इसमें जो 9 अफ़राद मारे गए हैं उनमें 2 अफ़राद की शनाख्त हुई है उस्मान और इशफ़ाक से, बाकी 7 अफ़राद की शनाख्त नहीं बताई गई, वो कौन थे? लेकिन इतना बताया गया है कि जी वो मज़दूर थे। बलूचिस्तान और ईरान के बीच में जो सरहद है, यहाँ पर आपको पता है कि स्मगलिंग भी होती है, लोगों का आना-जाना भी होता है, पेट्रोल की बहुत ज़्यादा, चूँकि पेट्रोल बहुत सस्ता है, तेल जो ईरानी तेल है वो बहुत सस्ता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है। अब देखना ये है कि ये जो मज़दूर थे, ये किस किस्म के कारोबार से वाबस्ता थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या वो अकेले वहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे, फ़ैमिलीज़ के साथ थे, ये सारी तफ़सील आना अभी बाकी है, लेकिन इतनी तफ़सील मिली है कि ये तमाम अफ़राद जो मारे गए हैं इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब से था। पाकिस्तानी सफारत खाना ने ऐलान किया है कि सोगवार जो ख़ानदान हैं, जो मुतासरा ख़ानदान हैं, उनके साथ मुकम्मल मदद की जाएगी और पाकिस्तानी जो वहाँ पे कौंसलर हैं वो जाए वक़ुआ पे भी गए और उन्होंने ज़ख्मियों से मुलाकात भी की। ज़ाहिर है कि बहुत सारी तफ़सील तो वो ख़ुद जानते हैं, लेकिन ईरान से ये मुतालबा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तानियों के कत्ल के इस वाक़े पर तहकीकात में ईरान हमारे साथ ताउन करे। अभी तक किसी तंज़ीम, किसी ग्रुप ने इस अंदोहनाक वाक़ये की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की।
یہاں پہ جس طریقے سے میں نے مختلف تنظیموں کا نام لیا کہ اس حوالے سے پاکستان اور ایران کے دو طرفہ الزامات ہیں، اب یہ کوئی ان تنظیموں کے علاوہ بھی کوئی گروہ ہو سکتا ہے، کوئی تنظیم ہو سکتی ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہو، جس نے یہ اتنا بڑا جرم کیا ہو تاکہ پاکستان اور ایران کے معاملات کو پھر سے خراب کیا جائے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں جو اتار چڑھاؤ رہا ہے ماضی میں، اس سے بہت زیادہ یہ سنگین معاملہ تھا جب ایران نے پاکستان کے اوپر میزائل داغے، اور اس کے بعد پھر پاکستان کو بھی جواب دینا پڑا، اور یہ کہا گیا کہ جی پاکستان نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، ایک پورا دن صبر کیا، ایران نے کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا، ایران نے اس واقعے کے اوپر کوئی معافی نہیں مانگی۔ اس کے بعد پھر جب پاکستان نے حساب برابر کیا تو پھر کہا گیا کہ جی اب معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، کیونکہ جو عمل کیا گیا تھا ایران کی طرف سے اس کا ٹھیک ٹھاک رد عمل پاکستان کی طرف سے کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کی پاکستان کے اندر انتہائی حساس مجبوریاں بھی ہیں۔ یہاں پر کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اور ایران کے معاملات کافی حد تک خراب ہوں، یہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہوں۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فرقہ واریت بھی، اور اس حوالے سے بین المسالک جو ہم آہنگی ہے اس کے لیے کوششیں بھی کی جاتی رہی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر مختلف کمیونٹیز کے لوگ موجود ہیں، اور افسوسناک واقعات کا ایک لمبا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں، پورا ایک تسلسل ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ایسی بھی یہاں پہ تنظیمیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان تنظیموں کو یا ان لوگوں کو سپورٹ حاصل ہے ایران کی۔ تو یہ بہت سارے حساس معاملات جو ہیں یہ یا حساس مجبوریاں جو ہیں ایران کی وہ پاکستان کے اندر ہیں۔ ایران کبھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات خراب رہیں۔ پاکستان میں جو مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ایران نہیں چاہتا کہ ان کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہوں یا ایسے حالات ہوں۔ پاکستان بھی ظاہر ہے کہ نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہوں، اور پاکستان نے اس حملے کے اوپر جب پہلی دفعہ 16 یا 17 جنوری کو یہ حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے، تو بجائے اس کے کہ زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا جاتا، سب سے زیادہ جو میں نے چیز محسوس کی اور جو دنیا بھر نے محسوس کی وہ حیرت تھی۔ پاکستان نے بھی حیرت کا مظاہرہ کیا، پاکستانیوں نے بھی حیرت کا مظاہرہ کیا، اور دنیا بھر میں اس چیز کے لیے حیرانگی کا مظاہرہ کیا گیا کہ ایران کیسے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ دو برادر اسلامی ملکوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، دو پڑوسی ملکوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، پھر جب ہم پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر تو کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ جی تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہے، اور تعلقات میں اتار چڑھاؤ اس وجہ سے ہے، مختلف وجوہات ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارا کون سا ایسا معاملہ ہے اس چیز سے ہٹ کر کے جو ایک دوسرے پر ہم الزامات لگاتے رہے ہیں، ایک دوسرے کی سرزمین کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کے حوالے سے جو الزامات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بلوچستان انتہائی حساس صوبہ ہے پاکستان کا، اور سستان بلوچستان انتہائی حساس صوبہ ہے ایران کا۔ تو دونوں صوبوں کے معاملات جو ہیں اس میں بڑا جو ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، پاکستانی جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور جو ایران کے سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ ان دونوں صوبوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو نقل و حمل ہوتی ہے، جو لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، یا جو مختلف یعنی دونوں ملکوں کو جو مطلوب لوگ ہیں یا مطلوب تنظیموں کے لوگ ہیں، ان پر کافی نظر رہتی ہے دونوں ملکوں کے اداروں کی۔ تو بیچ میں کس نے یہ گڑبڑ کی ہے، کس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک بار پھر خراب کرنے کی کوشش کی ہے؟ 29 جنوری کو ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی حکومت کی خصوصی دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب یہ اس تناؤ کے بعد ایک دورہ تھا پاکستان کا، اسلام آباد کا، ایرانی وزیر خارجہ کا، تو اس میں بہت سارے معاملات جو تھے وہ حل ہونے تھے، وہ حل ہونے چاہیے۔ اگر ایرانی وزیر خارجہ آتے ہیں تو پھر بہت سارے معاملات پر بات ہونی چاہیے، اور پھر بیچ میں ایسے عناصر کا بھی پتہ لگایا جانا چاہیے کہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات کی خرابی میں اپنا مفاد ڈھونڈ رہے ہیں۔ پاکستان میں الیکشنز، اور پاکستان ظاہر ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان نے ایک بار پھر جو ہے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اور فوری طور پر تو کوئی رد عمل نہیں دیا، فوری طور پر اس واقعے کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آ رہی کہ یہ جو مزدور تھے یہ کون لوگ تھے،
क्या उधर करने गए थे और वाकई वो मज़दूर थे, वाकई वो पाकिस्तानी शहरी थे, लीगली वहाँ पे मौजूद थे, कानूनी तरीके से वहाँ पे मौजूद थे या गैर कानूनी तरीके से मौजूद थे, ये सारी तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। लेकिन मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान चाहते हैं कि ताल्लुकात में मज़ीद गर्मा गर्मी ना हो। ऐसे वाक़यात ज़ाहिर है कि दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, लेकिन दोनों मुल्कों की क़यादत कम अज़ कम इस बात पर इत्तेफ़ाक करती है कि इस किस्म के वाक़यात भी बीच में अगर आते हैं तो दोनों मुल्कों के, इस्लामाबाद के और तेहरान के ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए। ईरान पर आलमी पाबंदियाँ हैं, ईरान को अमरीकी पाबंदियों का सामना है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान तरक्की करे, ईरान के दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, और ईरान शायद ये भी नहीं चाहता कि ईरान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात हों। इसी तरह इंडिया जो है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान और ईरान के बेहतर ताल्लुकात हों। अब चीन की भी इस सारे मामले के ऊपर नज़र है, और जब पहली दफ़ा यानी ईरान ने जब हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो चीन पहला मुल्क था कि जिसने ये नसीहत की थी दोनों मुल्कों को कि जी आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तो तहम्मुल तो ज़ाहिर है कि ईरान ने तो हमला कर लिया था, अब तहम्मुल का जो पैगाम था वो तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए था। उसके बाद फिर अफ़गान हुकूमत का भी एक बयान सामने आया था, और उसमें भी सब्र व तहम्मुल का की जो है एक नसीहत है वो हमें सुनने को मिली थी कि जी पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। अफ़गानिस्तान तो कभी भी ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है वो कशीदगी हो। अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं, अगर बाहमी तिजारत के हवाले से बात की जाए, तो अफ़गानिस्तान के लिए मुतबादिल जो है वो ईरान है, ईरानी बंदरगाह है, ईरान की सरहद है। लेकिन अगर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब होंगे तो सबसे ज़्यादा जो तशवीश में मुब्तला मुल्क होगा, या जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क होगा, वो अफ़गानिस्तान होगा। अब ये 9 मज़दूरों के जो कत्ल का वाक़या है, किसने किया है, कौन इसमें मुलव्वस हो सकता है। यहाँ पर आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ तंजीमों के नाम जानते हैं, टीटीपी है, दाइश है। अब दाइश ऐसी तंजीम है कि जो ईरान में भी सरगर्म है, वो अफ़गानिस्तान में भी सरगर्म है, वो पाकिस्तान में भी सरगर्म है, और इस पूरे ख़ित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से जो सबसे ज़्यादा जिस जानिब नज़रें उठती हैं तो वो दाइश की जानिब उठती हैं। अब दोनों मुल्कों को चाहिए कि इस हवाले से तहकीकात करें और उन अनासिर का पता लगाया जाए कि जो इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस हैं। 29 जनवरी का इंतज़ार है कि जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद आएंगे तो मज़ीद इस मामले पर भी बात होगी, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो उसके साथ ही या उसके चंद घंटे बाद इस वाक़े की मज़ीद तफसील भी सामने आए। आपके साथ मज़ीद तफसीलात जब आएंगी तो वो भी ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। इस वक्त तक के लिए बहुत शुक्रिया।